चलो वी स्टार्ट दिस लेक्चर। सेट थियरी स्टडी नोट में सेट थियरी चैप्टर है। सेट क्या है? व्हाट इज सेट? तो सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के। यहाँ पे स्पेसिफाइड किया गया है कि इट हैज टू बी अ वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेट्स आर कॉल्ड द एलिमेंट्स और मेंबर्स कहते हैं। तो जब हम बोलते हैं कि सपोज इफ आई से दैट हैप्पी पीपल in your society, so when I say happy people in your society, or I say males are happy, तो क्या मैंने यहाँ पे वेल डिफाइंड कलेक्शन दिया है? क्या इसको मैं सेट बोल सकता हूँ? पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है, कैन आई से दैट दे आर सेट? यस या नो? यू हैव टू रिप्लाई मी। तो जो मैंने अभी पूछा था आपको कि आर दे सेट है या नहीं है, तो वो सेट नहीं है क्योंकि मैंने डिफाइन नहीं किया था कि वो हैप्पी क्यों है। सो द ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेट आर कॉल्ड इट्स एलिमेंट्स। तो हम जो भी ऑब्जेक्ट्स लिखते हैं, सेट लिखते हैं, सपोज अगर मैंने बोला कि मुझे वॉवेल्स चाहिए, तो मुझे वॉवेल्स चाहिए तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? ए, ई, आई, ओ, यू लिखूंगा। तो यहाँ पे आप जो सेट है उसको रिप्रेजेंट करते हो कैपिटल लेटर से, दैट इज ए। ए कैपिटल लेटर से डिनोट होता है। तो जो भी सेट्स होते हैं वो ऑलवेज कैपिटल लेटर से डिनोट किए जाते हैं। तो ए, ई, आई, ओ, यू हो गया। तो इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। दे आर नोन एज एलिमेंट्स, उनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेट, ये ऑब्जेक्ट्स हैं, इन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेट्स को हम बोलते हैं एलिमेंट्स, या इसको हम बोलते हैं मेंबर्स। सेट्स आर जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ए बी सी से ये डिनोट होते हैं, एंड द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर डिनोटेड बाय द लेटर इन लोअर केस। तो अंदर जितने भी ये लेटर्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट होते हैं। If an element X belongs to set A, then it is denoted by X belongs to A. सपोज जैसे ये A है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि A जो है वो बिलोंग करता है सेट A को, या I जो है वो बिलोंग करता है सेट A को, U जो है वो बिलोंग करता है A को। पर अगर मैं ऐसा लिखूँ B बिलोंग्स टू A, तो इसके अंदर ए, ई, आई, ओ में बी नहीं है। तो जब बी नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा बी डज नॉट बिलोंग टू, क्योंकि ये बी बिलोंग नहीं करता है। सो व्हेन आई से अनदर एग्जांपल्स में, द सेट ऑफ मिनिस्टर्स इन गुजरात स्टेट, तो इसको मैं सेट बोलूंगा क्योंकि मैंने स्पेसिफाई कर दिया है, वेल डिफाइन दे दिया है कि मुझे मिनिस्टर जो है गुजरात स्टेट से चाहिए। सेकंड, द सेट of professors of your college. So again this is known as set is well defined क्योंकि मैंने बोला है मुझे प्रोफेसर चाहिए, बट कौन से प्रोफेसर चाहिए? ऑफ योर कॉलेज। नाउ सेट्स जो है वो दो फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं। पहला है रोस्टर मेथड या टेबुलर मेथड। इन दिस मेथड अ सेट इज डिस्क्राइब्ड by actually listing out the elements। हम एलिमेंट्स को लिख देते हैं एंड उनको डिफरेंशिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉमा से, एंड सेपरेट देम एंड सेपरेट
them by putting commas, हम उनके अंदर में commas रख देते हैं. So in this method, a set is described by putting a listing out the elements and separate them by putting commas between them. जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल था कि सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स चाहिए लेस देन 20. तो जब आपको लेस देन 20 चाहिए तो आपने 20 के इवन नंबर्स लिखे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और सबके बीच में आपने यहाँ पे कॉमा स्पेसिफाई कर दिया. तो ये जो आपने कॉमा स्पेसिफाई किया सभी एलिमेंट्स के बीच में उसे कहते हैं टेबुलर मेथड. जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है AEIOU, तो इसे मैं कहता हूँ टेबुलर मेथड या इसे मैं कहता हूँ रोस्टर मेथड. नाउ व्हाट इज सेट, सिलेक्ट और बिल्डर फॉर्म. इसे हम बोलते हैं एक्चुअली सेट बिल्डर फॉर्म, नॉट सेट सिलेक्ट. दिस इज नोन एज व्हाट, सेट बिल्डर फॉर्म. तो ये सिलेक्ट और हटा देना. दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म. नाउ सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब होता है दैट इन दिस मेथड वी राइट द प्रॉपर्टीज व्हिच ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट मस्ट सेटिस्फाई. तो यहाँ पे क्या बोला गया, इन दिस मेथड अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय कैरेक्टराइजिंग द प्रॉपर्टी. फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 20, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट x गिवन दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x इज लेस देन 20, जहां पे x इज एन इवन नंबर बोला गया है, तो उसे हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म. अब जैसे अगर मैं AEIOU के लिए लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा, दैट A इज इक्वल टू, इसे कहते हैं पैरेंथेसिस, मतलब जो करली ब्रैकेट है, x is to x is a vowel in English alphabets. तो इसे हम बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड. नाउ तो जैसे आपने यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 के लिए लिखा था, दैट x given that x is a natural number, x is less than 20 and x is an even number होना चाहिए. ये यहाँ से d हट जाएगा, d नहीं आएगा, उसी जगह पे कॉमा आएगा. नाउ वी टॉक अबाउट द टाइप ऑफ सेट्स. तो टाइप ऑफ सेट्स क्या है, तो सबसे पहले आता है हमारा फाइनाइट सेट. तो व्हाट इज नाउ फाइनाइट सेट, अ सेट A is said to be finite if it consisting of finite number of elements, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, उस फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसे कहते हैं फाइनाइट सेट. इफ अ सेट कंसिस्ट m elements, then the number of elements in A is denoted by NA. That means it is denoted by number of elements of NA से आप उसको डिनोट करोगे. सपोज जैसे मैंने बोला कि सेट ऑफ वोटर्स इन विजयवाड़ा सिटी इज अ फाइनाइट सेट, क्योंकि मुझे पता है कि सेट ऑफ वोटर्स इन विजयवाड़ा में कम से कम सपोज मान लीजिए कि 2,10,000 है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ 2,10,000, मतलब हम काउंट कर सकते हैं वोटिंग आने के बाद. हम जिसको काउंट कर सकते हैं उसको बोलते हैं फाइनाइट सेट. हम इसलिए क्या बोलते हैं, एक सिंपल वर्ड में अगर हम बात करें, अ सेट हैविंग अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अ सेट हैविंग अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स. जैसे अगर आप बात करेंगे कि x इज 1 2 3 4 5, तो नेचुरल नंबर लेस देन 6 चाहिए, तो दैट इज नोन एज व्हाट, फाइनाइट सेट. नाउ व्हाट इज इनफिनिट सेट, अ सेट हैविंग एन इनफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड एन इनफिनिट सेट, मतलब जिसको आप काउंट कर सकते नहीं. आपको एग्जांपल दिया गया, द सेट ऑफ स्टार्स इन द स्काई इज एन इनफिनिट सेट, बिकॉज आप स्टार को कभी भी काउंट नहीं कर सकते हो, इसीलिए उसे बोला गया था इनफिनिट सेट. नाउ व्हाट इज नल सेट, तो पहला आपने पढ़ा फाइनाइट सेट, दूसरा पढ़ा इनफिनिट सेट, अब हम पढ़ेंगे नल सेट और एम्प्टी सेट और वाइड सेट. नाउ तो नल सेट, एम्प्टी सेट और वाइड सेट का मतलब होता है कि सेट इन विच नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड नल सेट.
अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे नेचुरल नंबर चाहिए बिटवीन 4 and 6, तो 4 and 6 के बीच में कोई भी नेचुरल, सॉरी 4 and 5 के बीच में मुझे कोई भी नेचुरल नंबर दो, तो 4 and 5 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आता है, क्योंकि 4 <x <5 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। इसलिए तब मैं क्या वर्ड यूज करूंगा, नल सेट बोलूंगा, तब मैं एम्प्टी सेट बोलूंगा, तब मैं वॉइड सेट बोलूंगा, क्योंकि कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है बिटवीन 4 and 5 के। तो सेट विच कंटेन्स नो एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट एंड इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, या तो हम पाई से डिनोट करेंगे या हम इसे करली ब्रैकेट खाली एम्प्टी से प्रेजेंट करेंगे। भूल से भी आप इसको ऐसे मत लिख देना, ये गलत हो जाएगा। ओके, तो नल सेट या तो पाई से रिप्रेजेंट होगा या एम्प्टी सेट से रिप्रेजेंट होगा। सो x given that x is a perfect square and 5 less than x less than 9 is an empty set, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर चाहिए बिटवीन 5 and 9 के बीच में, तो 5 and 9 के बीच में 6 7 8 आएंगे और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए उसको हम एम्प्टी सेट बोलेंगे। x given that x is a real number and x square is less than 0, तो रियल नंबर x स्क्वायर लेस देन 0 कोई नहीं है, इसलिए उसको बोला गया है नल सेट। नाउ अगर आप, वही मैंने आपको बताया कि नल सेट अगर आप कर्ली ब्रैकेट में लिख दोगे देन इट इज अ सेट माना जाएगा, कोई एक एलिमेंट माना जाएगा। आप जीरो भी नहीं लिख सकते, बिकॉज अगर आपने जीरो भी लिख दिया तो वो भी कोई ना कोई एलिमेंट माना जाएगा, तो यू कैन नॉट राइट दैट ऑल्सो। इसीलिए आपको या तो पाई या फिर आपको इसको ऐसे ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज इक्वल सेट्स? Two sets A and B are said to be equal sets if they have the same elements. So two sets A and B are said to be equal sets बोले जाएंगे if they have the same elements. That is, every element of set A is an element of B के साथ, and also every element of B is an element of A के साथ. Then A equals to B बोले जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मैंने आपको ए एलिमेंट दिया है ए बी सी और बी है बी सी ए, तो इसको हम इक्वल सेट्स बोलेंगे, क्योंकि ए में जो एलिमेंट्स हैं ए बी सी, वो ही एलिमेंट्स बी में भी है बी सी ए में, तो इसीलिए उसको हम बोलते हैं इक्वल सेट्स। ए है 1 2 3 4 एंड बी है 1 1 2 3 4 4 3, इसको भी हम इक्वल सेट्स बोलेंगे, बिकॉज 1 आ चुका है, 2 आ चुका है, 3 आ चुका है एंड 4 वो भी आ गया है, तो इसे भी हम बोलते हैं इक्वल सेट। नाउ सेट में एलिमेंट्स लिखने का कोई भी ऑर्डर हो सकता है, जैसे कि मैंने लिखा था ए ई आई ओ यू वॉवेल्स, इसको मैं उल्टा ऐसा भी लिख सकता हूँ ई यू आई ओ ए, आई कैन राइट डाउन इन दिस वे आल्सो। तो यहाँ पे जो आप अंदर के जो एलिमेंट्स है वो इमटेरियल है, आप कोई भी ऑर्डर में लिख सकते हो, बराबर। So order of writing elements और repetition of element does not change the nature of set, को कोई change करेगा नहीं। Now we talk about the equivalent set. अब equivalent set किसको बोलते हैं? Two finite sets A and B are said to be equivalent if A is equal to B, that is O A is equal to O B is equal to, मैं ये O हटा देता हूँ, एक्चुअली यहाँ प्रोबेबिलिटी आती है तो इसको भी हम हटा देते हैं। If number of elements of A is equal to number of elements of B, तो number of elements of A होना चाहिए। ये जरूर लिखा है कि 0 इज एन इक्विवेलेंट, पर ये क्या होता है, सिंबल है, तो ये कोई सिंबल हमें यूज नहीं करना है, हम लोग यही सिंबल यूज करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। सो लेट ए है ए ई आई ओ यू, मतलब इसके अंदर 5 एलिमेंट्स है, एंड बी में है 1 2 3 4 5, इसमें 5 एलिमेंट्स है, तो तब आप क्या बोलोगे, इट इज एन इक्विवेलेंट सेट। दैट इज A is will represent 1, E will represent 2, I will represent 3, O will represent 4 and U will represent 5, मतलब एक एलिमेंट एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, तो उसे कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। नाउ वी टॉक अबाउट द सबसेट। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A is also an element of set B के साथ है,
then A is called the subset of B. तो if every element of set A जो है is also an element of set B, suppose जैसे हमने बोला कि यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 A में है, वही चीज B में भी है 4 5, बट साथ में है 1 2 3 4 5, देन A क्या है, A लेस देन इक्वल टू B है, या उल्टा आप ये बोल सकते हो कि B इज ग्रेटर देन A। नोट एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ होता है। दूसरा, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ लाइव्स, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट होता है। सो पाई नल सेट इज लेस देन इक्वल टू A हो गया। थर्ड, एवरी सेट हैज एटलीस्ट टू सबसेट्स होते हैं, पहला होता है एम्प्टी सेट और दूसरा होता है सेट इटसेल्फ अपने आप से। A is less than B या B is less than C, that means that A is always less than C ही होगा। अगर A less than B है and B less than A है, then A is always equal to B माना जाएगा। If A is less than null set, then हम बोलते हैं A is a null set। फॉर्मूला है number of subset of set A containing the n element is 2 का पावर। तो हमारा यहाँ पे जो नंबर ऑफ सबसेट है वो कैसे डिनोट होगा, विद द हेल्प ऑफ 2 का पावर n से डिनोट होता है। क्योंकि आज जब मैं आपको दे देता हूँ 1 2 3 और आपको बोलता हूँ कि कितने नंबर ऑफ सबसेट बन सकते हैं, तो अब आप बोलोगे 2 का पावर 3, तो इसका मतलब हो जाएगा 8 सबसेट बन सकते हैं। वो कौन कौन से होंगे, तो सबसे पहले आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 2 3 1 2 1 3 2 3, फिर 1 2 3 आ गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 एलिमेंट बन जाएंगे, तो इसे हम कहते हैं सबसेट। दैट इज नंबर ऑफ सबसेट्स, कितने होंगे 2 का पावर n। नाउ व्हाट इज प्रॉपर सबसेट, इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A आर द एलिमेंट्स ऑफ B and equals to 7 at least one element of B does not belong to A। यहाँ पे कुछ करेक्शन करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे है कि if each and every element of set A are the elements of B and if at least one element of B that does not belong to A, then the set A is said to be a proper subset of B बोला जाएगा। Or you can say that B is called the superset of A, and symbolically we may write A is less than B। तो जब आप ये लिखते हो A is less than B, then that becomes the proper subset। प्रॉपर सबसेट इतना हमारे लिए कहीं काम का नहीं है, इसलिए हम इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। A set is not a proper subset of itself। Null set is not a proper subset of set A, क्योंकि वो कंटेन करता है 2 का पावर n माइनस। तो भी आपने ये जो लिखा था इसे हम कहते हैं पावर सेट भी, क्योंकि ये नंबर ऑफ सबसेट बोला था फाइंड करना। तो पावर सेट है द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट A is called the power set and it is denoted by probability of A। तो जैसे 1 2 3 लिखा था, 5 1 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 1 3 1 2 3। So number of elements of set A is 3, number of elements will be 2 का power 3, so 2 का power 3 will be 8। If a set A has an n elements, then probability of A will have 2 का power n elements होता है। We talk about the universal set। Now universal set में लिखा है if all the sets under a particular consideration are the subsets at a fixed set S, then the set S is called the universal set कहते हैं। यूनिवर्सल सेट हमेशा डिनोट होता है U और म्यू से डिनोट होता है। The set of all the stars in the sky is a universal set। A set of integer is a universal set। For the set of even or odd integers हो सकता है। कार्डिनल या ऑर्डर नंबर ऑफ सेट, जब आप बोलते हो कि A B C, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A इज इक्वल टू क्या होगा, 3 होगा।
and if I say 1 2 3, so that is n number of elements of B is equal to 3 elements. इसलिए हम बोलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट A इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B। और वैसे सोचे तो इट इज अ इक्विवेलेंट सेट, क्योंकि इनके तीन तीन एलिमेंट्स है अगर आप साथ में कंपेयर करते हो तो। नहीं तो A में कितने एलिमेंट्स है, B में कितने एलिमेंट्स है, उसको बोलेंगे हम कार्डिनलिटी ऑर्डर नंबर ऑफ सेट। डिसजॉइंट, डिसजॉइंट का मतलब होता है कि कोई भी सेट कॉमन नहीं है। So two sets A and B are said to be disjoint set if they have no element in common. So your A intersection B will be 5. A intersection B will be 5 हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। Now talk about the basic operations on set, that is first union of set। Union का अगर मैं एक वर्ड में बात करूं तो इसका मतलब होता है कॉमन, सॉरी कंबाइन करना। तो आपके पास सेट है ए 1 2 3 4, बी में है 2 4 6 8, तो आप इनको कंबाइन करोगे। तो जब आप इनको कंबाइन करोगे तो यू यूज द वर्ड ए यूनियन बी, दैट विल बी रिटन एज 1 2 3 4 6 8। सो दिस इज नोन एज व्हाट, यूनियन। तो जो नंबर रिपीट हो रहे हैं वो एक ही बार लिखे जाएंगे। So the union of set A and B is a set of all elements which belongs to A or B or both, and it is written as A union B. So in set builder form, the union of sets can be represented as A union B is equal to X, given that X belongs to A or X belongs to B. So union of sets may be illustrated हम कर सकते हैं using the Venn diagram से भी। तो फर्स्ट है कि यूनियन ऑफ सेट्स सेटिस्फाई करता है कम्युलेटिव टाइप प्रॉपर्टी, दैट इज ए यूनियन बी बोलो या बी इज इक्वल टू ए बोलो, बात एक ही है। यूनियन ऑफ सेट सेटिस्फाई करेगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी, दैट इज ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी हो या ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। The intersection of two sets A and B is a set consisting of all the common elements of A and B, and it is written as A intersection B। मतलब हमें यहाँ पे common elements लिखना है। In set builder form में intersection of two sets can be presented as, तो A intersection B is equal to X belongs to X। So X, given that X belongs to A and X belongs to B, तो ये वर्ड क्या दे रखा है। So at 1 2 3 4 and B है 2 4 6 8, तो A intersection B मतलब कॉमन क्या होगा, 2 4 कॉमन होगा। So intersection of sets may be illustrated by more clearly by using Venn diagram। तो अगर हम बात करें तो इंटरसेक्शन का Venn diagram में तो 2 and 4 इधर आ जाएगा, 1 3 इधर रहेगा, 6 8 इधर रहेगा। तो 2 4 को जो आपने कलर किया तो इसे आप कहते हैं ए इंटरसेक्शन। टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस ऑफ सेट्स, नाउ डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब होता है कि व्हेन आई से ए माइनस बी, तो आपका ए था 1 2 3 4 एंड आपका बी था 2 4 6 8। मैंने ऊपर से ये एग्जांपल ले लिया। अब इसमें से आपको बोला गया है ए में से बी को निकाल दो, तो ये ए है और ये बी है। तो ए में है 1 3 2 4 इधर आएगा, 6 8 इधर आएगा। ए में से बी को निकाल दो, तो मतलब ये होगा कि ए में से बी अगर निकल जाएगा तो सिर्फ 1 एंड 3 बचेगा। तो इसीलिए मैं ई माइनस बी में क्या बोलूंगा, 1 एंड 3 बोलूंगा।
इसे कहते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स. So difference of two sets A and B is the element which belongs to A but which does not belong to B. और यहाँ पे A को कैपिटल कर देगा. तो A जो है यहाँ पे कैपिटल है but which does not belong to B and it is written as A minus B or you write down A minus B. In a set builder form, difference of the sets can be presented as X belong करेगा A को but X B को belong नहीं करेगा क्योंकि आपने A में से B को निकाल दिया. और B माइनस ए भी होता है. दैट मीन्स 2 4 6 8. उसमें से आपने 1 2 3 4. तो B में से A गया तो मतलब अब आप क्या करोगे B में से A को निकाल दोगे तो बचेगा क्या 6 एंड 8. तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 6 कॉमा 8. दैट इज नोन एज व्हाट डिफरेंस ऑफ सेट्स. नाउ वी टॉक अबाउट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट. नाउ इन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में if U is the universal set है and A is a subset of U. अगर मैं सिंपल सी चीज बोलूं कि मेरा U मुझे दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 एंड A दे रखा है 1 3 4 5. अब A के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स जो है वो नहीं है हमें वो ढूंढना है. तो A में 2 नहीं है 6 नहीं है 7 नहीं है तो ये हो जाएगा A डैश और इस A डैश को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. तो इट इज डिनोटेड बाय A डैश से हो सकता है या A का पावर C से हो सकता है या आप A का पावर बार भी लगा सकते हैं. इन शॉर्ट U minus A is equal to 8 complement. Complement of a set can be illustrated more. That means A dash का dash करोगे तो A ही मिलेगा. A union A dash करोगे तो यूनिवर्स मिलेगा. A intersection A dash करोगे तो Q मिलेगा. Now we talk about the symmetric difference. The systematic difference of two sets A and B are denoted by A delta B. और ये A delta B को हम कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस. तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस का फॉर्मूला है दैट इज A माइनस बी यूनियन B माइनस. तो आपको पहले A माइनस बी करना पड़ेगा फिर B माइनस A करना पड़ेगा और बाद में उनका यूनियन करना है तो वो आपको देगा सिमेट्रिक डिफरेंस. एग्जांपल देखते हैं. आपको A दे दिया है 1 2 3 4 5. B दे दिया है 1 3 5 7. अब बोला है A सिमेट्रिक डिफरेंस B निकालो. तो हम क्या करेंगे A माइनस बी यूनियन B माइनस A करेंगे. तो A में से B गया तो पहले तो ये देखोगे A में से अगर B गया तो कॉमन क्या था भाई 1 कॉमन था 3 कॉमन था एंड 5 कॉमन था. तो आपके पास सिर्फ क्या बचेगा 2 एंड 4 बचेगा तो वो A माइनस बी में आ जाएगा. अब है B माइनस ए तो B में से क्या क्या जाएगा 1 जाएगा 3 जाएगा 5 जाएगा तो क्या बचेगा 7 में यूनियन 7 में.
So 2, 4, 7, 9. Then that is known as what? A symmetric difference B. तो यहाँ पे आपका जो थियरी पार्ट है इसका खत्म होता है. Number of elements of A is 20. Number of elements of B is equal to 12. Number of elements of A intersection B is equal to 4. Find करना है number of elements of A union B कितना. So number of elements of A union B is equal to is number of elements of A plus number of elements of B minus number of elements of A intersection B. So 20 plus 12 minus 4 कर देंगे. So 32 minus 4 will give me 28. Second, ये H नहीं है, ये if है. If number of elements of A 41 है, B 19 है and A intersection B 10 है, तो A union B क्या होगा? तो A union B is equal to number of elements of A plus number of elements of B minus A intersection B हो गया. So that comes to 41 plus 19 minus 10. So that will be 50. Now question number 3. If number of elements is 12, number of elements of B is equal to 20, और बोला है कि A है subset to B. Now this is actually subset. Subset का symbol थोड़ा change है, but A subset B है ये. Find करना है A union B क्या होगा. Okay. So now what we do over here is so हमें क्वेश्चन में दिया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इक्वल्स टू 12 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इज इक्वल टू 20 है. अब ए इज सबसेट ऑफ बी, तो ए इज सबसेट ऑफ बी का मतलब हो जाएगा कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में है. जब ए के सारे एलिमेंट्स बी में है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ए सबसेट बी, दैट मींस ए के सारे एलिमेंट्स बी में है. तो आपके पास जो बोला गया था कि ए यूनियन बी, तो ये हमेशा n इक्वल्स टू बी हो जाएगा. सो दैट मींस दिस इज बी. तो ये 20 ही रहेगा, क्योंकि जब ए के सारे एलिमेंट्स बी में, तो मतलब आप बी लिखोगे डायरेक्टली, तो इसीलिए 20 इज द आंसर.
सर आपका माइक म्यूट है शायद तक। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 24 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी 18 है, बी सबसेट ए। सो दैट मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी के जो सारे एलिमेंट्स है वो ए में आ गए। सो आपको बोला गया है एन ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम फिर सिंपल यही लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए विच इज इक्वल टू 24, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट्स ए में है। तो इसका मतलब है कि हमें सिर्फ ए ही लिखना पड़ेगा तब। चलो, तो ये हो गए हमारे 1 2 3 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको लिखा है इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स took mathematics and 30 took physics. 17 students were enrolled in both these subjects. So how many students altogether were in the class who took mathematics or physics or both? तो टोटल कितने थे हमें ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम ये बोलते हैं कि मैथमेटिक्स के लिए आपके पास 60 है, फिजिक्स के लिए आपके पास 30 है, एंड दोनों में पढ़ने वाले मैथमेटिक्स भी एंड फिजिक्स भी पढ़ने वाले 17 है। तो आपको फाइंड करना है एम यूनियन फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स का यूनियन। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एम प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फिजिक्स माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। तो 60 प्लस 30 माइनस 17 करेंगे, तो 90 minus 17 will give me 73. So 73 is the answer. In a class of 52 students, 20 students play football. मतलब क्लास में टोटल 52 है, 20 स्टूडेंट्स फुटबॉल खेलते हैं, 16 स्टूडेंट्स हॉकी खेलते हैं। इट इज फाउंड दैट 10 स्टूडेंट्स प्ले बोथ द गेम। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ये लिख देते हैं कि भाई फुटबॉल खेलने के लिए 20 है, हॉकी खेलने के लिए 16 है, फुटबॉल एंड हॉकी खेलने के लिए 10 है। यूज अलजेब्रा ऑफ सेट्स टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले नाइदर। मतलब कोई भी गेम नहीं खेलते, हमें ये फाइंड करना है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि कोई भी गेम नहीं खेलते हैं। तो पहले तो हम लोग ये फाइंड करते हैं कि ओवरऑल कितने स्टूडेंट्स गेम खेल रहे हैं। तो फुटबॉल यूनियन हॉकी, तो फुटबॉल प्लस हॉकी माइनस फुटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी, 20 प्लस 16 माइनस 10 36। हमें नाइदर बोला था, तो यूनिवर्स में से आप माइनस कर दोगे और यूनिवर्स आपका 50 था, उसमें से आपने 36 माइनस करना है। तो यू विल गेट सॉरी दिस इज 26, 36 माइनस 10 करूंगा तो ये 26 आएगा। सो यहाँ पे 26 आएगा, तो दैट कम्स टू 24। तो 24 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कुछ भी नहीं खेलते। तो हाउ नाउ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले नाइदर, कुछ भी नहीं खेलते, तो वो 24 स्टूडेंट्स हैं। यूनिवर्सल इज गिवन टू अस 52, तो 52 में से 26 जाएगा, तो 52 माइनस 26 will give me 26.
या तो हम लोग ये काम कर सकते हैं कि 52 लिया तो 26 आया, क्योंकि यहाँ पे आपको दे रखा है आंसर 24, तो दैट मीन्स या तो आप 52 को 50 बना दो तो आंसर 24 आ जाएगा, या अगर आप इसको 52 लिखते हो तो फिर 52 के हिसाब से यहाँ पे आपका आंसर आएगा 26। तो फिर चॉइस आपकी है कि आपको क्या करेक्शन करना है उसके हिसाब से। फोर्थ, इन अ class test of 45 students, 23 students passed in paper first, 15 passed in paper first but not passed in paper second. Using the set theory results, find the number of students who passed in both the papers and who passed in paper second but did not pass in paper first. Okay. तो क्वेश्चन को वापस पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हमने पहले फर्स्ट टाइम तो क्वेश्चन पढ़ ही लिया था। तो अब क्वेश्चन में लिखा है कि इन अ क्लास टेस्ट ऑफ 45 स्टूडेंट्स, ओके, आपकी क्लास में टोटल 45 स्टूडेंट्स हैं। तो क्लास में 45 स्टूडेंट्स हैं, 23 स्टूडेंट्स पास हो जाते हैं पेपर फर्स्ट में पास हो गए, 23 स्टूडेंट्स पास हो गए फर्स्ट में, एंड 15 पास हुए पेपर फर्स्ट में बट नॉट पास्ड इन पेपर सेकेंड। ओके, तब ये सम को करने के लिए मैं हेल्प लेता हूं वेन डायग्राम का। अब मैं वेन डायग्राम का कैसे हेल्प लेता हूं, यहाँ पे ये दो पेपर है फर्स्ट एंड सेकेंड, तो दिस इज माय फर्स्ट पेपर एंड दिस इज माय सेकेंड पेपर। और यहाँ पे यूनिवर्स है। क्वेश्चन में लिखा था कि टोटल 45 स्टूडेंट्स हैं, 23 स्टूडेंट्स पेपर फर्स्ट में पास होते हैं, तो पेपर फर्स्ट में 23 स्टूडेंट्स हैं, 15 पास होते हैं पेपर फर्स्ट में बट नॉट पास इन पेपर सेकेंड। तो इसका मतलब है कि 15 लोग सिर्फ यहाँ पे हैं, इस एरिया में है, और इस 15 को मैं प्रेजेंट करूंगा फर्स्ट माइनस सेकेंड करके। दैट मीन्स फर्स्ट माइनस सेकेंड इज 15, मतलब यहाँ पे 15 लोग हैं। अब क्वेश्चन बोलता है यूजिंग द सेट थियरी रिजल्ट्स फाइंड आउट करो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन बोथ द पेपर्स। अब अपने को ये फाइंड करना है बोथ द पेपर में पास होने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं। तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन में आपको पूछा है कि एफ इंटरसेक्शन एस क्या होगा, मतलब क्वेश्चन मार्क है इस पे। अब इसको फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, तो एफ होता है, तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, एफ माइनस एस इज इक्वल टू एफ माइनस इंटरसेक्शन। तो ये है आपके पास 15, दिस इज 23, और हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो एफ इंटरसेक्शन एस इज इक्वल टू 23 माइनस 15। सो अब 23 में से 15 को माइनस कर देंगे तो यू विल गेट दी 8 आंसर। सो एन एफ इंटरसेक्शन एस, तो 8 आ गया। तो हमें ये पता चल गया कि ये यहाँ पे कितना है, टोटल 8 लोग हैं। चलो, अपना फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। तो ये पता चल गया कि भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन बोथ द पेपर्स आर 8। अब क्वेश्चन क्या पूछता है, हु पास्ड इन पेपर सेकंड बट डिड नॉट पास इन पेपर फर्स्ट। मतलब अब मुझे ये वाला पार्ट फाइंड करना है, एक्स का पार्ट, कि वो सिर्फ सेकंड पेपर में पास हुआ बट फर्स्ट पेपर में पास नहीं हुआ, ये फाइंड करना है। अब इसको फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला होगा
दैट मीन्स अब मुझे क्या फाइंड करना है, s माइनस एफ फाइंड करना है। अब इसको फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है यूनिवर्स में से माइनस करना पड़ेगा फर्स्ट। तो यूनिवर्स मेरा था 45 और उसमें से मैं फर्स्ट माइनस कर देता हूं जो टोटल 23 थे। 45 में से 23 जाएगा तो आई विल गेट 22। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो x की वैल्यू है वो है 22। क्वेश्चन नंबर 5। In a class of 30 students, 15 students have taken English and 10 students have taken English but not French. Find out the number of students have taken French. Second में find करना है French but not English. Okay. So according to the question में था कि in a class 30 students हैं, 15 students ने English लिया है, so number of English students are 15. 10 students have taken English but not French. ऐसे 10 स्टूडेंट्स हैं। तो वेन डायग्राम की हेल्प लेते हैं। सो दिस इज इंग्लिश, दिस इज फ्रेंच। टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं। इंग्लिश में 15 है। ई माइनस एफ करेंगे मतलब सिर्फ ये पार्ट मिलेगा 10। तो क्वेश्चन बोलता है ये फाइंड करो कि फ्रेंच में कितने स्टूडेंट्स हैं, हमें ये फाइंड करना है। अब फ्रेंच में कितने स्टूडेंट्स हैं उसको फाइंड करने के लिए, और दूसरा लिखा था फ्रेंच बट नॉट इंग्लिश, मतलब हमें ये दोनों ही, मतलब फ्रेंच बट नॉट इंग्लिश। तो हमें क्वेश्चन में बोला है कि फ्रेंच में कितने लोग हैं ये फाइंड करो, फ्रेंच बट नॉट इंग्लिश ये फाइंड करो। मतलब दो चीजें फाइंड करनी है। मतलब इसको मैं ले लेता हूं x, मतलब ये x फाइंड करना है। इसको ले लेता हूं y, मतलब मुझे ये फाइंड करना है। अब इन सब को मैं कैसे फाइंड करूं, चलो। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो पहले तो ये लिख देते हैं कि नंबर ऑफ इंग्लिश इज इक्वल टू, फॉर्मूला चेंज करता हूं, E minus F is equal to E minus intersection. So that means E minus F 10 है, total 15 and E intersection F. So E intersection F, I will get 15 minus 10, 5. तो E intersection F 5 है, तो ये 5 हो गया। Now F माइनस E फाइंड करने के लिए आपको चाहिए F माइनस इंटरसेक्शन। मेरे पास F भी नहीं है, पर हाँ ये जरूर है, दिस इज -5। F फाइंड करना है, F माइनस E। हमें पता है कि टोटल 30 है। अब अगर ये टोटल 30 है तो मैं ये कैसे फाइंड करूं, ये वाला पार्ट यूनिवर्स का। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, ये कंसेप्ट है, इस पार्ट को हम बोलते हैं, इफ आई एम टेकिंग दिस A and B, then this is A minus B. This part is known as A intersection B.
and this part is known as b minus a. तो इसका मतलब ये होगा कि a minus b plus a intersection b प्लस एन बी माइनस ए इज इक्वल टू यूनिवर्स होता है। क्या होता है? यूनिवर्स। तो सेम वे हम भी यहाँ पे क्या करते हैं कि हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, तो ये वाला जो ब्रैकेट है दिस इज ई माइनस एफ। तो ये क्या है हमारा? ई माइनस एफ है। ये पार्ट है ई इंटरसेक्शन एफ का और ये पार्ट है एफ माइनस ई का। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, ई माइनस एफ प्लस एन ई इंटरसेक्शन एफ एंड एफ माइनस ई इज इक्वल टू यूनिवर्स। ये दे रखा है 10, ये दे रखा है 5 एंड एफ माइनस ई इज इक्वल टू 30। तो इसीलिए f माइनस ई आपको मिलेगा 30 माइनस 15 इज 15। सो नाउ हमें ये मिल गया कि f माइनस ई इज 15। तो अब आप ये 15 की वैल्यू यहाँ रख देंगे, f माइनस 5। तो इसीलिए यू विल गेट 15 प्लस 5 20। तो मुझे y मिल गया, y मेरा कितना है 15 और मुझे x की वैल्यू मिल गई 20। सो आई विल राइट डाउन ओवर हियर नंबर ऑफ फ्रेंच is 20 and f minus e is 15. So this is your final answer. In question number 6 में आपको लिखा है in a class test of 70 students 23 and 30 students passed in mathematics and statistics respectively and 15 passed in mathematics but not in statistics. Using the set theory result, find the number of students who passed in both the subjects. तो अगेन आप इसको चाहो तो वेन डायग्राम से सॉल्व कर सकते हैं इन क्वेश्चन नंबर 6 में। सो दैट इज टोटल 70 स्टूडेंट्स हैं, 23 मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो मैथमेटिक्स में 23 हो गए, स्टैटिस्टिक्स में हो गए 30। चलो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया एंड 15 पास्ड इन मैथमेटिक्स बट नॉट इन स्टैटिस्टिक्स। सो दैट मीन्स कि ये मुझे 15 मैथमेटिक्स का दे दिया है, तो मैंने 15 यहाँ लिख दिया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास इन बोथ द सब्जेक्ट्स। तो बोथ द सब्जेक्ट का मतलब है मुझे ये क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है। तो इसका मतलब हो जाएगा मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन एस इज 23 माइनस 15, तो आई विल गेट 8। तो यहाँ पे मुझे मिल गया 8। ओके, नाउ एंड हु did not pass in both the subject, both the subject में नहीं हुए। okay, so what we can say over here is ये कितना दिया हुआ था आपको 30। तो अगर ये 30 है और 30 में से 8 आ चुका है तो इसका मतलब ये कितने होंगे 22 होंगे। तो इसके लिए हम 22 आ गए। तो टोटल अब ये यूनियन कितना हुआ, तो 15 प्लस 8 प्लस 22, so total is 45 students और टोटल थे 70 स्टूडेंट्स। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 70 में से 45 स्टूडेंट्स माइनस करने पड़ेंगे, तो हमें मिलेगा 25। तो 25 स्टूडेंट्स हैं जो डिड नॉट पास इन बोथ द सब्जेक्ट। सो 25 इज द आंसर एंड वी गॉट। सो क्वेश्चन 6 भी हो गया। In a survey of 100 students, it was found that 60 read economics. Okay, economics read करने के लिए 60 है, 70 read mathematics, mathematics में 70 है, 50 read statistics. Okay, statistics भी है 50, 27 read mathematics and statistics, 27 है, statistics एंड इकोनॉमिक्स रीड करने वाले 25 हैं,
एंड 35 हैं रीड करने वाले मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। तो मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स 35, 4 रीड नन। ओके, तो दैट मीन्स आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स में से 4 कोई भी नहीं पढ़ते। मतलब आपके पास अगर देखा जाएगा तो सिर्फ 96 स्टूडेंट्स ही हुए फिर, क्योंकि 100 में से 4 रीड नन, मतलब वो ना तो इकोनॉमिक्स रीड करते हैं, ना वो मैथमेटिक्स रीड करते हैं, ना वो स्टैटिस्टिक्स रीड करते हैं। तो इन शॉर्ट वी हैव ओनली 96। अब क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्टूडेंट रीड ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, पढ़ने वाले कौन कौन है। नाउ तो हम लोग ये बोलते हैं कि दिस इज योर यूनियन, ई यूनियन एम यूनियन, ऐसे ही है। तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, ई यूनियन एम यूनियन एस इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रीडिंग इंग्लिश, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टैटिस्टिक्स, उसमें से माइनस करोगे ई इंटरसेक्शन एम, एम इंटरसेक्शन एस, एंड ई इंटरसेक्शन एस को माइनस करोगे एंड प्लस करेंगे जो तीनों को रीड करते हैं। तो अब इसमें हम लोग वैल्यूज रख देंगे। तो 96 इज इक्वल टू 60 प्लस 70 प्लस 50 माइनस 27 माइनस 25 माइनस 35, और ये जिसको फाइंड करना है उसको कर दिया x। अब कैलकुलेटर पे हम लोग क्या करेंगे, 60 प्लस 70 प्लस 50 माइनस 27 माइनस 25 माइनस 35, तो यू विल गेट 93। तो 96 माइनस 93 कर दोगे तो x मिल जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी 3, जो यहाँ पे टैली हो गया। तो वी से दैट क्वेश्चन 7 भी हो गया। सेट ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन इक्वल टू 6 चाहिए बाय द सिलेक्टर मेथड। तो हमें सिलेक्टर मेथड से चॉइस करना है इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, और यहाँ पे हम जो सिलेक्टर मेथड बोलते हैं दैट इज नोन एज व्हाट, सेट बिल्डर मेथड। तो क्या होगा सेट बिल्डर मेथड का आंसर इसके अंदर में? क्या x इज लेस देन 6 बोल सकते हैं? x इज लेस गिवन दैट x इज इक्वल टू 6 बोल सकते हैं? नो, x इज गिवन दैट x इज लेस देन इक्वल टू 6, या डी नन ऑफ दिस? सी सर। सी अगर होगा तो सी का मतलब होगा बेटा 1 2 3 4 5 6 होगा। आपको बोला सेट ऑफ इवन पॉजिटिव चाहिए, तो आपको लगता है सी आंसर होना चाहिए फिर? नो सर, नहीं हो सकता ना, इसीलिए ऑप्शन डी इज द आंसर, नन। क्योंकि आपको बाद में ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा दैट x इज एन इवन नंबर, मतलब यहाँ पे कॉमा करके लिखना पड़ेगा कि x जो है वो इवन नंबर है। अगर आप वो नहीं लिखोगे तो कैसे चलेगा? रिमेंबर आज ही हमने पढ़ा था, मतलब एग्जाम्पल था एक स्टार्टिंग में ही, जहां पे लिखा हुआ है, देखो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, x इज एन इवन नंबर, ऐसा स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना आपको। जब आपने यहाँ पे लिखा था 2 4 6 8 10 12 14 16 18, तो आपने क्या लिखा था कि भाई मुझे x इज लेस देन 20 चाहिए, बट कॉमा करके आपने लिखा था x इज एन इवन नंबर। तो ये लिखना पड़ेगा, आपने लिखा ही नहीं है यहाँ पे, इसीलिए आपको डी मार्क करना पड़ेगा, नन ऑफ दिस। ओके, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू मार्क द आंसर डी, नन ऑफ दिस। अगर लिखा होता तो डेफिनेटली मैं मार्क कर देता, नहीं तो इसके हिसाब से तो मतलब यही है 1 2 3 4 5 6। या तो फिर आपको क्या करना है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर कर दो, या तो आप इवन हटा दो यहाँ से, तो आपका आंसर सी आ जाएगा। तो चॉइस आपके ऊपर है कि आपको क्या करेक्शन करना है। नाउ रोस्टर मेथड, टू एक्सप्रेस इंटीजर ग्रेटर देन 5 चाहिए एंड लेस देन इक्वल टू 8 होना चाहिए, मतलब 5 से ऊपर बट 8 से नीचे, और 8 इंक्लूड करके क्योंकि इक्वल टू वर्ड है। तो ऑप्शन डी 6 7 8। Write the set containing all day of the week beginning with
एस, ये 5 दिख रहा है, ये 5 नहीं है, ये एस है। तो जो वर्ड एस से स्टार्ट होते हैं वीक में हमें वो लिखने हैं, तो वो होते हैं सैटरडे एंड संडे। ओके, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और नॉट। ओके, आपको 1 दिया है, 1 2 3 और इज इक्वल टू 2 3 4। 1 2 3 इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3। 1 2 3 is less than equal to 3 2 1. Null set belongs to 1 2 3 and 4 does not belongs to 1 2 3. हमें फाइंड करना है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है हमें ये फाइंड करना है। तो कहने का मतलब यही है कि 4, अब ये है ना एक्चुअली बिलोंग्स टू है, डज नॉट बिलोंग टू, ये ऐसा है। तो 4 डज नॉट बिलोंग टू 1 2 3, हमें करेक्ट स्टेटमेंट लिखना है। हम बोलेंगे यस 4 डज नॉट बिलोंग टू 1 2 3 है एक। तो दूसरा हम ये बोल सकते हैं कि 1 2 3 इक्वल टू 2 3 4, नो दिस इज रॉन्ग। इक्वल टू साइन है, मतलब इक्वल टू साइन टैली नहीं होता है, ये भी रॉन्ग हो गया। पाई बिलोंग्स टू 1 2 3, ये बिलोंग का साइन है, तो ये भी गलत है। तो बचा क्या अब 3, क्योंकि सबके अंदर में आपको देखो 2 2 दे रखा है। तो देखा कि मैंने यहाँ पे 5 दे रखा है, तो 5 के साथ 3 का ऑप्शन है, दैट इज 1 2 3 इज लेस देन इक्वल टू 3 2 1। यस, 1 2 3 इज लेस देन इक्वल टू 3 2 1 भी राइट है, इसीलिए ऑप्शन डी। क्योंकि इक्वल टू है तो मतलब आई कैन से दैट 1 2 3 3 2 1 ये इक्वल भी हो सकता है और ये लेस देन वी है, इसीलिए तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बाकी के जो सम्स हैं 5 6 7 8 नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।